और ये कोई एक्सक्लूसिवली हमारा गिलगित बल्तिस्तान का या गिजर का केस भी नहीं है। दुनिया में हर 40 सेकंड में एक शख्स मरता है, वो गिजर का नहीं होता है। ठीक है, सारी दुनिया में लोग मरते हैं, लेकिन दुनिया से सबक भी है, लेसन्स भी है, मॉडल सप्लाई किए गए हैं दुनिया में किस तरह से सुसाइड को कंट्रोल करना है, और वो कर रहे हैं। 12-13 साल कबल मैंने जब अटेम्प्ट किया तो मेरे समाज के मुताबिक मेरा घर बड़ा वेल ऑफ घर था, मैं अपने क्लास में टॉपर था, मेरा सब कुछ समाजी ऐनक से जो नजर आना चाहिए वो मेरा जबरदस्त चल रहा था। लेकिन क्या था जिसकी वजह से मैंने अटेम्प्ट किया? इतना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, इतने इंटरवेंशंस हो रहे हैं, लेकिन ये रेट बढ़ क्यों रहा है? कोई तो फ्लॉ है ना। एक ही सानहा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। देखें, अब ये रोना धोना फिर से शुरू हो चुका है कि हमारे नौजवान मर रहे हैं, हमारी पूरी नस्ल ज़ाया हो रही है, खुदकुशियों का हाइप दोबारा से क्रिएट हुआ है और लोग परेशान हैं। और ये जो परेशानी है मुझे लगता है ये बहुत आर्टिफिशियल है, क्योंकि इस नहज तक जो पहुंचा रहा है समाज के जो 4 इदारे, बड़े इदारे जिनको कहते हैं कि भाई आपका ख़ानदान का इदारा, आपका मजहबी इदारा, आपका तालीमी इदारा और आपका समाज खुद एज एन इंस्टीट्यूशन, सब मिलकर एक बंदे को या किसी बंदी को उस नहज पर पहुंचाते हैं जहाँ पर वो किसी से भी बिलोंगिंगनेस महसूस नहीं करता। वो कहता है अगर इन्हीं लोगों के साथ जीना है तो उससे मरना बेहतर है। वो अपनी जान अपने हाथों ले लेता है और हम कहते हैं खुदकुशी की है। इसको हमें कहना पड़ेगा कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर है। सारा समाज मिलकर किसी को कत्ल करता है। एक रेशो डिफरेंशिएट करने की एक बहस बीच में चली कि यार पोस्टमार्टम करें सुसाइड्स का ताकि पता चले कि मर्डर कितना है, सुसाइड कितना है। ठीक है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे आपको पता चलेगा कि भाई किसका गला घोंटा गया है, किसको जहर खिलाया गया है, लेकिन जरा उन टेक्निकल ग्राउंड से बाहर भी निकले ना। सारी गुफ्तगू टेक्निकल तो नहीं है, टेक्निकल ग्राउंड से आप बाहर निकले तो ये तो सारा का सारा मर्डर है। अब लोग परेशान हैं कि भाई इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, ये खुदकुशी का रुझान इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। तो अपने कई लोग रीजंस बता रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि एक नौजवान जो है एक लोकल टीवी नेटवर्क बाके उंगलियों पे सुसाइड के रीजंस गिनवा रहा है, और वो कह रहा है कि मेरा तजर्बा ये है कि मैंने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के कुछ दोस्त थे मेरे, और वो खुद इन्वॉल्व नहीं था, और वो जब रीजंस पूरे वसूख से गिनवा रहा है तो वो ये कह रहा है कि वन ऑफ द कोर रीजंस ऑफ कमिटिंग सुसाइड इज कि हमारी लड़कियां देसी हरीम शाह हो गई। अफसोस उसकी सोच पर भी है, लेकिन अफसोस उस इदारे की सोच पर भी है जो इस तरह का कंटेंट अलाउ करता है, और ये ट्रिगरिंग फैक्टर बनता है बहुत सारों के लिए। कल को इस ब्लेम गेम के नतीजे में कोई और शख्स अपनी जान लेगा तो फिर हम अपना दोबारा से वो आर्टिफिशियल रोना धोना शुरू करेंगे, मगरमच्छ के आंसू फिर बहाना शुरू करेंगे। रीजंस तो बहुत सारी हो सकती हैं, रिसर्च तो करने की जरूरत है, तहकीक ही तो नहीं हो रही है। इसी का तो रोना है। अगर रोना किसी चीज़ पे है तो इसी पे है कि ये कोई सोच ही नहीं रहा इस पे वजूहात ढूंढने पर। बज़ाहिर किसी ने कहा जी केमिस्ट्री का पेपर फेल हो गया, सुसाइड किया, अब्बा ने डांटा, सुसाइड किया, लव अफेयर नाकाम हुआ, सुसाइड किया। ये इंतहाई झूठ और ढकोसला है, क्योंकि जो चीज़ें बताई जा रही है वो रीजंस है ही नहीं, वो है लास्ट ट्रिगर्स, वो आखिरी ट्रिगर है। वहाँ तक एक मलबा इकट्ठा हुआ है, एक पूरा प्रोसेस है जिससे वो बंदा गुजरा है। उस प्रोसेस को कोई जांचने की कोशिश नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ एक फैक्टर पे बात करना चाहता हूँ। एक सडन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे इलाके में। सडन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे हम देसी अंदाज में समझ सकते हैं? देखिए, हम 1990 से 2010 तक की जनरेशन को मैं कहता हूँ कि द मोस्ट वल्नरेबल जनरेशन है, और सबसे मजलूम उदास नस्लें हैं हम 1990 से लेकर 2010 तक पैदा होने वाले लोग। क्यों? 90 से पहले के जो लोग थे उनकी ज़िंदगी का सारा दारो मदार जो है वो या माल बर्दारी पर था या ज़राअत पर था, और वो उसी के अंदर इनोवेट करते थे। जैसे कि वो पंचकी थी, देसी पंचकी, वो लास्ट इन्वेंशन है हमारा। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया, कोई इन्वेंशन हमारी तरफ से तो नहीं आया, हमारी क्रिएटिविटी तो मर गई। 90 से पहले वाले जो लोग थे उनका अपना एक प्रिमिटिव सिस्टम था, उस सिस्टम के अंदर जी रहे थे, उनके लिए कुछ नया नहीं था, जो भी नया था वो उसी से बना रहे थे। 90 के बाद की जो हम जनरेशन है, हम मालबरदारी और ज़राअत कर ही रहे थे, यानी कि वो दोनों कहते हैं हम, देसी हमारा डिवाइस है जिसके अंदर हम खाद भर के लेके जाते हैं खेतों की तरफ। हम खाद लेके गए थे खेत पे,
खाद खेत में उंडेली ही थी कि हमारे हाथ में आ गया गैजेट, सादा फोन आ गया, कनेक्टिंग पीपल वाला, सिंगल सिम था, उसके अंदर एक स्नेक गेम होता था, बाकी एक मैसेज और कॉल होता था। तो हमने वो खाद खेत में गिराई, स्नेक गेम खेलना शुरू किया। अब अरसे बाद हमें एक नया डिस्कनेक्ट पैदा हो गया, यार हम ये खाद वाले लोग हैं या स्नेक गेम वाले लोग हैं। एक स्प्लिट तो वहां से शुरू हुआ, लेकिन न तो वो खाद वाला सिस्टम यानी कि ज़राअत और मालबर्दारी छूटी, न तो वो नया हमें समझ आया। तो आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल इनोवेट हुआ, मोबाइल आया ना हमारे पास, मोबाइल इनोवेट हुआ, फिर पता चला कि कैमरा भी होता है फ़ोन में। फिर हम यहाँ कैमरा होता था, उसको यूँ घुमा के तस्वीर लेके फिर चेक करते थे उसको। ये चल रहा था, अचानक से पता चला कि नहीं आगे भी एक कैमरा होता है, सेल्फी कैमरा आ गया। हमने फिर सेल्फी लेनी शुरू की। फिर इधर आ गया इंटरनेट आ गया, वीडियो कॉलिंग शुरू हो गई, मतलब बहुत एडवांसमेंट हो गई। अब ये सारी एडवांसमेंट कहाँ कैसे हो रही है? इधर मैं वीडियो कॉल पे लगा हुआ हूँ, इधर मैं ट्विटर पे ट्वीट कर रहा हूँ, पबजी खेल रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ खाद पहुंचा रहा हूँ खेत को, माल लेके जा रहा हूँ नाले की तरफ। तो मेरा जहन ये तय नहीं कर पा रहा है कि मैं हूं कौन। कोई फाइन बैलेंस, कोई अच्छा ब्लेंड नहीं हो रहा है मॉडर्न और ट्रेडिशनल के बीच में। तो हम बीच में लटक रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि न तो अच्छा इस सिलसिले में आगे जाके अब हो क्या रहा है। अब जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो पुराना रहा नहीं और नया पूरी तरह हमारे पास पहुंचा भी नहीं है, और उसको जो पहुंचा वो हमें समझ भी नहीं आ रहा है। यानी कि अगर आपको नया समझ आ रहा है तो आप एआई के अंदर कोई काम करते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई इनोवेशन होती है आपकी, सबसे नया तो मेरे ख्याल से ये है आईटी सेक्टर के अंदर। इससे भी ज़्यादा एडवांसमेंट होगी, स्पेस पे जा रहा है, इलोन मस्क का मिशन जा रहा है। ये हम ट्वीट देख रहे हैं, ठीक है। वो ट्वीट देख कब रहा हूँ मैं? वो ट्वीट में तब देख रहा हूँ जब मैं खेत के लिए खाद लेके जा रहा हूँ, वो ट्वीट में तब देख रहा हूँ जब मैं अपने माल मवेशी लेके कहीं जा रहा हूँ। लेकिन अब इस मॉडर्न आईटी की जो मॉडर्नाइजेशन आई है, अब इसके नतीजे में मुझे ट्रेडिशनल बुरा भी लगने लगा है। अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी भेड़ बकरियां लेके चिरागा की तरफ जाऊं। मुझे लगता है लोग जज करेंगे। वो खाद तो उठाने का अब सीन ही नहीं है कोई, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, वो खेतों में खाद देने वाला सिलसिला हमने बंद कर दिया और हमने अब नया एक एग्रो मॉडल आ गया कि अब हम चेरी उगाते हैं। अब हमारा खेत कमर्शियल हो गया ना, पहले वो हमारा पेट पालता था, अब हम खेत में चेरी उगा के बेचते हैं, टमाटर उगाते हैं तो बेचते हैं, लेकिन खुद खरीदते हैं फिर मार्केट से। एक अजीब तरह की डिसरप्शन है, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है। स्प्लिट पर्सनालिटी हो गई है हमारी, कौन है हम? हमें मतलब मैं इनायत, लेकिन कौन सा इनायत? मैं तो रात को 4 इनायतों से लड़ता हूँ, और कौन सा इनायत जीतता है ये भी नहीं पता चलता है, कौन सा हारता है ये भी नहीं पता चलता। तो एक इसी को तो हम कहते हैं ना, जब बिलोंगिंगनेस खोते हैं आप, तो आप एलियनेट होते हैं। तो आप अपनी ज़ात से बेगाना हैं, आप अपने ख़ानदान से बेगाना हैं, आप मज़हब से बेगाना हैं, आप स्कूल से, तालीमी इदारों से बेगाना हैं, आप समाज के हर इदारे से बेगाना हैं। जब आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ही ख़त्म है तो जीने का पर्पस क्या है? वो तो कोई पर्पस नहीं है। फिर जब पर्पस एंड होता है तो फिर ये कार्डियक सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम तो इंडिकेटर, इनको चला के करना क्या है? लोग ख़त्म कर देते हैं और फिर हम रोना धोना शुरू करते हैं। लेकिन इस सारे मैकेनिज्म को कहीं से भी हम एड्रेस करने को तैयार नहीं है, ठीक है। अब मुझे याद पड़ता है कि जब मेरा एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन का है, मेरा एडमिशन टेस्ट पास हो गया, इंटरव्यू पास हो गया, मेरा वहाँ दाखिला हो गया। जब मैं पहली दफ़ा उस इदारे की यूनिफॉर्म पहन के कॉलेज से, स्कूल से वापस आया, तो मेरा जहन मुझे कहता था कि अब मुझे अपने पुराने दोस्तों के साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं ऊंचा हो गया हूँ, अब मैं थोड़ा सा उनसे बेहतर हो गया। तो ये मीडिया का जो, आईटी का जो बूम आया, अब उसके अंदर देखे ना, आप तो हैं ही नहीं, समाज में आपका एक डेकोरेटेड पीस चल रहा है। अच्छा, मैं तस्वीर लूँगा तो क्या करूँगा, पीछे यूँ अपने चेहरे से पहले देखूँगा पीछे क्या है। पीछे अगर मवेशी खाना है तो मैंने लोकेशन चेंज करनी है। हालांकि मेरी एग्जिस्टेंस तो वही है, मैं तो उसी के साथ बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं चेंज करूँगा। फिर जाके अगर कोई टीजेड गाड़ी कहीं मिलती है, कोई अच्छी सी गाड़ी मिलती है, वो गाड़ी के बैकग्राउंड पर मैं तस्वीर लूँगा। फिर देखूँगा यहाँ कोई तिल तो नहीं है, मेरा तिल है तो उसको फिल्टर करूँगा। तो मैं अपने आप को साफ़ सुथरा करूँगा, फिल्टर्स लगाऊँगा, थोड़ा अगर सांवला हूँ तो गोरा करूँगा अपने आप को, बालों को कोई ब्लैक शेड दूंगा, सब कुछ करके बैकग्राउंड भी चेक करके ओके जब होगा तो मैं उसको अपलोड करूँगा। मिल तो मुझसे कोई भी वैसे नहीं रहा, हम एक दूसरे से फेसबुक पे ही मिल रहे हैं। तो जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे डेकोरेटेड पीस को जानते हैं। तो मेरे जितने मॉन्स्टर्स अंदर हैं उनका तो मैं सोते हुए अकेले फेस करता हूँ उनको। मेरे साथ कोई नहीं है शेयर करने को। शेयर किधर करना है? फेसबुक पे देखा ना, शेयर का ऑप्शन है,
शेयर करना उधर, इधर शेयर नहीं करना। तो क्राइसिस है ना ये, असल वेंटिलेशन तो इधर होती थी। मुझे तो ये भी याद पड़ता है जब हम अपने टीनेज में थे, तो आजकल ये लव शव का बड़ा है ना, लोग कहते हैं कि सुसाइड होने में सबसे बड़ा रीज़न, बाज़ लोग ये भी कहते हैं प्यार में नाकामी हो गई तो बंदा जो है ना बस गया। मैं अपना टीनेज रिमाइंड करता हूँ, हमें इस तरह की कोई भी फीलिंग आ गई तो हमारे पास एक टीम होती थी, उधर जाके हम कहते थे भाई ये हो गया, तो वो फिर हमें कहते थे चलो खत लिखो, बात पहुंचाओ। और लिखना था खत, देखो ना, अब राइटिंग वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल कैथारसिस। लिखना था, अब आपकी जो भी फीलिंग्स थे वो सारी आराम आराम से बैठ के लिखना था, एक पूरा पेज भरना था। तो आपने कैथारसिस की अपनी, ठीक है। अब आपने वो खत पहुंचाना था, अब पहुंचाने के बाद इंतजार करना था। वो व्हाट्सएप के क्लिक पे फौरन सीन नहीं होता था और फौरन से वापस रिप्लाई आके आप क्लिक करके सुनते नहीं थे, इतना एब्रप्ट कुछ भी नहीं था, उसके अंदर सब्र भी था। आप रुकते थे, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आता था, अच्छा रिस्पॉन्स आया तो ठीक है, मजीद खुतूत का तबादला हुआ। जुदाई हो गई, बेवफाई हो गई, तो आप क्या करते थे? हेल्दी नहीं था मैकेनिज्म, लेकिन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट लिखते थे लोग काट के, ठीक है, हेल्दी बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर दोस्त यार होते थे जिनको घर वाले कहते थे ये बेड कंपनी है, इनके साथ नहीं बैठो। मैं तो कहता हूँ इन्हीं बेड कंपनी की वजह से तो आज हम सर्वाइव कर रहे हैं। मेरे पास वो घर वालों के हिसाब से जो सो कॉल्ड बेड कंपनी थी, मेरे पास अगर वो नहीं होती तो मैं आज तक तो होता ही नहीं। और मैं आपको बताऊं कि मैंने अटेम्प्ट किया आज से करीबन 12-13 साल कबल, 12-13 साल कबल मैंने जब अटेम्प्ट किया तो मेरे समाज के मुताबिक मेरा घर बड़ा वेल ऑफ घर था, मैं अपने क्लास में टॉपर था, मेरा सब कुछ समाजी ऐनक से जो नजर आना चाहिए वो मेरा जबरदस्त चल रहा था। लेकिन क्या था जिसकी वजह से मैंने अटेम्प्ट किया, मैं सरवाइव कर गया। लेकिन अब मुझे लगता है यार जिंदगी खूबसूरत है, मुझे मजा आ रहा है अभी, और मुझे इस बात पर अफसोस होता है कि अगर मैं चला जाता तो मैं इतनी सारी खूबसूरती देख नहीं पाता। और इस खूबसूरती, जिसको मैं खूबसूरती कहता हूँ, जिसको मैं एंजॉय करता हूँ, उसमें सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि मैं अपने जैसे 13 साल पहले जो मैं था, ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद कर रहा हूँ। जीने की उम्मीद किसी को, अगर एक शख्स को मुझसे मिलती है तो मैं कहता हूँ कि पर्पस तो मेरा ये बनता है। बहुत सारी और चीज़ें ज़िंदगी में, इतनी खूबसूरती है, इतनी खूबसूरती है, लेकिन यह है कि बदसूरती को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और मेंटल हेल्थ के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि जितना आप दबाते हैं वो इतना ज़ोर से उभरता है वापस। तो ये सजेस्ट मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप ज़िंदगी के खूबसूरत पहलू देखें और जो ज़िंदगी के तल्ख हकीकतें हैं, ज़िंदगी की जो कहें कि अंधेरों का जो एक होता है थोड़ा सा दौर, उसको आप मतलब इग्नोर ही करते जाए, क्योंकि ये रियलिटी है। निज़ाम कानून कुदरत के अंदर, फितरत के अंदर खूबसूरती ही उसका तजाद है। जो कॉन्ट्रडिक्शन है नेचर के अंदर, वही तो उसकी रियलिटी है और वही उसकी खूबसूरती है। अगर आप ये डिमांड करें कि यार दिन अच्छा होता है, रात हो ही ना, मज़ा आएगा, दिन हो तो कितना वेग है और कितना अननेचुरल है। अगर आप कहें कि बस बाहर का मौसम हो, बाकी मौसम हो ही ना, पॉसिबल नहीं है, अननेचुरल है, सूट नहीं करता, वेग लगता है। तो ये भी इतना ही वेग है कि आप कहें कि दुख ना हो जिंदगी में। फितरत का कानून है ये। कॉन्ट्रडिक्शन इज द रियलिटी और ब्यूटीफुल रियलिटी। इसीलिए इसके अंदर सबसे बड़ा सबक ये है, अगर आप खतरनाक तरीन अंधेरे से गुजर रहे हैं, बुरी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हद दर्जा परेशान है, तो इसका मतलब ये भी है कि फेज है, निज़ाम कुदरत ने अगला फेज दिखाना है वापस, ठीक है। तो प्राइमरीली मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि रीजंस पे हम आगे भी बात करेंगे, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो डिसरप्शन हुई है, इसी के साथ मैं इसको कंक्लूड भी करूंगा कि ये जो जदीदियत है ना, मॉडर्निटी, दुनिया में मॉडर्निटी मरहलावार आई है, हजम हुई है लोगों को। हमारे पास मॉडर्निटी मरहलावार तो क्या आई भी नहीं है, किसी ने मॉडर्निटी को लपेट के हमारे मुंह पे मारा, हमारे मुंह पे फेंकी गई है मॉडर्निटी, जदीदियत। तो अब वो क्या कर रही है, बर्थडे केक की तरह हमारे मुंह से गिर रही है। तो उसके कुछ पीसेस आंख में जा रहे हैं, कुछ मुंह में जा रहे हैं। जो मुंह में जा रहे हैं उनको हम एंजॉय कर रहे हैं, टेस्ट आ रहा है। जो आंख में जा रही है वो हमें जला रही है, आंख को दर्द हो रहा है। तो ये जो मेंटल ब्रेकडाउन्स का किस्सा आ रहा है, ये जो सोसाइटीज में एक हाइप क्रिएट हो रही है, ये वो मॉडर्निटी के ज़र्रात हैं जो हमारी आंखों में घुसे हुए और जला रहे हैं हमें।
बाकी जो हम मज़े ले रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं या जो जो चीज़ें हो रही है, वो थोड़े थोड़े के एक पीस मुंह में जा रहे हैं। तो जदीदियत मुंह पे फेंकी गई है, वो गिर रही है, नज़र आ रही है बाकायदा। तो हमें इस पे पहले गौर कर, आईना देखना होगा ना। आईना नहीं देखेंगे तो ये नज़र नहीं आएगा। और आईना जो दिखाता है हम उससे डरते हैं, और सुसाइड की रीजंस जो लोग एजम्पशंस करते हैं, जैसे उस बंदे ने कहा कि हमारी ख़वातीन देसी हरीम शाह हो गई हैं। कहा अब वो हरीम शाह को क्या सोचता है ये मुझे नहीं पता, मैं तो उसके ऊपर कमेंट नहीं करता। पहले तो उसने हरीम शाह कुछ तय किया अपने अंदर, फिर उसने और लोगों को उस कैटेगरी में डाला जो उसने खुद बनाया था हरीम शाह के नाम से, और फिर उसने बताया कि ये रीज़न है। कहा उसने ये हरीम शाह क्यों नज़र आती है? हरीम शाह इसलिए नज़र आती है क्योंकि जो इनविजिबल फैक्टर्स हैं वो देखने में मेहनत लगती है, वो मेहनत हम करना नहीं चाहते। और मेहनत करना भी अगर चाहे तो उस मेहनत के बाद हमें जो नज़र आएगा वो आईना ही होगा। उसमें हमारे चेहरे की गलाजत, हमारे चेहरे पे लगे बदनुमा दाग नज़र आएंगे, वो हम दिखाना नहीं चाहते किसी को भी। इसीलिए हम सीधे से देखते ये हरीम शाह बन गई थी इसलिए ये हुआ, ये नालायक था, ये माँ बाप का नाफरमान था। ब्लेम गेम से तो बात नहीं चलेगी, हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। और हकीकत को तस्लीम कहाँ से होगा? आप देखें, इदारे हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट इदारे हैं, यही है ना जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। 2002-03 से शायद ये सुसाइड्स गिजर में कम से कम रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड होना शुरू हुई थी। आज 2022 आ रहा है, 20 साल पूरे हो रहे हैं। 20 साल में कितनी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने लगाई होगी, कितनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इदारों ने लगाया होगा। इतना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, इतने इंटरवेंशंस हो रहे हैं, लेकिन ये रेट बढ़ क्यों रहा है? कोई तो फ्लो है ना। और हमें लगता है वो फ्लो क्या है? हमें लगता है वो फ्लो ये है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो न्यू क्राइसिस से डील करने के लिए अनफिट हो चुका है, और मेंटल हेल्थ न्यू क्राइसिस है। अब मसला क्या है? इस न्यू क्राइसिस से निपटने के लिए या तो ट्रेडिशनल एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट, फैमिली और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, स्कूल या समाज, जो भी हैं स्टेक होल्डर्स, इस नए क्राइसिस से निपटने के लिए या तो ओल्ड को एडवांस होना पड़ेगा, जो कि एक सिस्टमेटिक चेंज का मुतालबा करता है। और यह सिस्टम आज खुद तो चेंज होगा नहीं, और उसको चेंज करना पड़ेगा। ये एक बड़ा पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। तो फिर एक ही चीज़ बचता है, अगर ओल्ड को मॉडर्न की तरफ या नए के साथ हमाहंग करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, तो फिर फौरी तौर पर यह करना पड़ेगा कि एक नया पैरेलल बनाना पड़ेगा। इन सब इदारों के पैरेलल कुछ नया तामीर करना पड़ेगा। लेकिन आप नया तामीर करेंगे भी तो प्रॉब्लम क्या है? मैंडेट, वसाइल, इख्तियार, इन्फ्लुएंस करने का सारा ट्रेडिशनल सिस्टम्स के पास है, तो फिर आप उनसे कट भी नहीं सकते। नया पैरेलल आइसोलेट भी नहीं हो सकता। नए पैरेलल को कोलैबोरेट करना पड़ेगा और उसको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। और हम एक कोशिश ये करें, बहुत सारे गिलगित बल्तिस्तान के पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने मिलकर कुछ इस तरह की कोशिश की है। मेंटल हेल्थ जिरगा भी रखा है, ठीक है, मेंटल हेल्थ के अंदर इंटरवेंशंस भी कर रहे हैं, लेकिन वो पैरेलल कर रहे हैं। हमें कहा कि हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, हमने कहा नहीं चाहिए। मैं आपको दिखाऊं कि मेरे अकाउंट में जो डोनेशंस आ रही हैं इस जिरगा के लिए, मेंटल हेल्थ जिरगा के लिए, उनमें से 20 रुपए का अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। ये ऑनरशिप एक नया पैरेलल पैदा कर सकता है, ये जज्बा एक नया पैरेलल पैदा कर सकता है। वरना यहां करोड़ों कम पड़ते हैं, यहां अरबों कम पड़ते हैं। तो हम कहते हैं एक नया पैरेलल बनाएंगे और उस नए पैरेलल को कोलैबोरेट करेंगे नए की कंडीशंस के साथ। तभी क्या होगा, एक लॉन्ग रन के अंदर जाके ट्रेडिशनल और मॉडर्न कहीं से ब्रिज होगा। करना ब्रिज ही है, मॉडर्न पकड़ के भागना नहीं है, ट्रेडिशनल के ऊपर पाँव नहीं रखना है, ब्रिज करना है। जब तक आप कोई फाइन ब्लेंड नहीं बनाएंगे इन दोनों के बीच में, ये रेट बढ़ेगा। और ये कोई एक्सक्लूसिवली हमारा गिलगित बल्तिस्तान का या गिजर का केस भी नहीं है। दुनिया में हर 40 सेकंड में एक शख्स मरता है, वो गिजर का नहीं होता, ठीक है, सारी दुनिया में लोग मरते हैं। लेकिन दुनिया से सबक भी है, लेसन्स भी हैं, मॉडल्स अप्लाई किए गए हैं दुनिया में, किस तरह से सुसाइड को कंट्रोल करना है, और वो कर रहे हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल विल नहीं है, फैमिली के अंदर विल नहीं है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर विल नहीं है। चर्च में कहते हैं ना, एक मॉडल था कि पादरी जो है वो चर्च में कहीं छुप जाते थे, पीछे बैठ जाते थे, वो कन्फेशन की जगह लोग उधर आके कन्फेशंस करते थे कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। पादरी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते थे, लोग कन्फेशन करते थे और वो रिलैक्स होते थे। हमारे पास क्या सिस्टम्स है? मैं मुआवजना कोई रिलीजन्स का नहीं करा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास मैकेनिज्म्स होना चाहिए, उन ऐसे मैकेनिज्म्स जहाँ पर लोगों के पास बात करने के लिए कुछ हो। अगेन वही बात जो थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, वो जॉन एलिया का जो खूबसूरत शेर है, एक ही सानहा तो है और वो ये कि आज तक
बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। बात कहना और बात सुनना प्राइमरी स्किल है, और ये रिलीजन के अंदर भी है, ये साइंस के अंदर भी है, ये नफ्सियात की साइंस के अंदर भी है, फ़लसफ़े के अंदर भी है। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो लिसनिंग को प्रमोट नहीं करता है? अगर कोई प्रमोट नहीं करता तो वो हम हैं, क्योंकि हम उन सब्जेक्ट्स से कटे हुए हैं। तो ज़रूरी ये है एट द एंड कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में जो जदीदियत का लेप हमारे मुंह पे चढ़ा है उसको साफ करना पड़ेगा। उसके लिए आईना देखना पड़ेगा, आईना दिखाने वालों को गालियां नहीं देनी पड़ेंगी, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा डिसएग्री करते हुए, तब इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सकता है। वरना फिर क्या होगा, 2022 में एक हाइप क्रिएट हुआ है, 25 में एक फिर हाइप क्रिएट होगा, हम मिलकर दोबारा रो रहे होंगे मगरमच्छ के आंसू, वो सारा फेक होगा। तो ज़रूरी है कि हम ज़रा अपनी फेकनेस से उतरें और हकीकतों की तरफ राग़िब हों दोबारा से। थैंक यू।